लेकिन जब टीटा जेनी आसपास थी तो मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जान से यहां बैठकर वह जो भी दर्दनाक शब्द मुझ पर फेंकने वाली थी उसे सहने के बजाय मैं अभी के लिए यहां से चला जाऊंगा। मैं बाथरूम में गया और जल्दी से नहा लिया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता था, जहां भी मेरे पैर मुझे ले जाते थे। मैंने कपड़े पहने और कुछ सामान पैक किया। मैं अपना फोन नहीं भूला था। जैसे ही मैं बाहर निकला मेरी मुलाकात टीटा जेमा से हुई। कहीं जा रहे हो, उसने पूछा। मैं अपने क्लासमेट के घर जा रहा हूं, हमें एक रिपोर्ट पर काम करना है, मैंने झूठ बोला। टीटा गेमा ने सिर हिलाया। ओके, बस जल्दी घर आ जाओ ताकि तुम हमारे साथ डिनर कर सको। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर मैं लिविंग रूम में गया जहां लोला थी। पहले तो मैं झिझका। मैं उसके पास गया लेकिन उसने तुरंत मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। बाहर जा रहे हो, लोला ने पूछा। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख लिया। हाँ ठीक है, सावधान रहना। मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं तुरंत चला गया। मैंने जानबूझकर टीटा जेनी को सलाम नहीं किया। मुझे पहले से पता था कि वह मुझसे कुछ बुरा भला कहेगी। मैंने अपनी बाइक उठाई और निकलने ही वाला था। गेट से बाहर निकलते ही मैंने जुड़वा बच्चों को एरीज के साथ खेलते देखा। अरे जय, तुम क्या कर रहे हो, एलन ने पूछा। वह शायद बाइक राइड पर जा रही होगी। बेवकूफ मत बनो ट्विन, एलन ने जवाब दिया। तुमने सही कहा, एलन। और बस ऐसे ही वे बहस करने लगे। एरीज ने बस मुझे थोड़ी देर देखा। मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं अपनी बाइक पर बैठा और पैडल मारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं गांव में घूमूंगा, मैं खुद को इससे परिचित कराऊंगा। कभी कभी वे मुझे कल्पना करने पर मजबूर कर देते थे। मैंने एक कैफे देखा। मैं पहले कभी गांव के इस हिस्से में नहीं गया था, इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ कोई कैफे है। मैंने अपना हेडसेट लगाया हुआ था, म्यूजिक सुन रहा था। अच्छा लग रहा था। कभी कभी गाने के बोल दिल को छू जाते थे। वहां बाइक पार्किंग की जगह थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक वहां लॉक कर दी। अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। मैं पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं गया था, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता था। मैं एंट्रेंस से दूर कोने वाली सीट पर बैठ गया ताकि मुझे ज्यादा नोटिस न किया जा सके। एक मेल वेटर मेरे पास आया। मुस्कुराते हुए उसने मुझे मेन्यू दिया और मेरे ऑर्डर का इंतजार करने लगा। बस एक स्ट्रॉबेरी शेक, मैंने कहा। मुझे सच में नहीं पता था कि मेनू में क्या है। मुझे पूछने में बहुत शर्म आ रही थी। मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि मैं पहले कभी किसी कैफे में नहीं गया हूं। मैंने मेन्यू वापस दे दिया और वेटर चला गया। जब मैं इंतजार कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ औरतें फुसफुसा रही थीं और मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने उन्हें घूरा। मुझे ठीक ठीक पता था कि वे क्या करने वाली हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार था। वेटर उनके ऑर्डर लेकर उनकी टेबल के पास आया। उन्होंने उसे कुछ फुसफुसाया और वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वह बस उनके पास से चला गया। थोड़ी देर बाद वह मेरा ड्रिंक लेकर मेरे पास आया। ओह मिस, उसने मेरा ऑर्डर रखते हुए कहा। मैंने बस उसे देखा। मुझे सच में बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे आपको जाने के लिए कहना है। हंद, कुछ कस्टमर आपके यहाँ होने से असहज महसूस करते हैं। मुझे सच में खेद है। मैंने नजरें नीची कर लीं। सच में यहाँ भी मैंने अपनी ड्रिंक के लिए पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। कोई जरूरत नहीं मिस, यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जो करना पड़ा उसके लिए माफी के तौर पर, वेटर प्यार से मुस्कुराया। तो वह असल में अच्छा था। तुम्हें धन्यवाद। मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और खड़ा हो गया। मैं अपना ड्रिंक लेने ही वाला था कि किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। यही यहीं रुको, उसने वेटर की तरफ मुड़कर कहा। मैं इस कैफे की रोज की पूरी कमाई दे दूंगा, अगर दो तो डबल हो जाएगा। आप जो चाहते हैं उसमें आपकी सैलरी भी शामिल है। इज़्ज़ार, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग चले जाएं अभी, यूरी ने आदेश दिया। जो औरतें मुझे हटाना चाहती थीं वे अचानक घबरा गईं। मैंने उनमें से एक को धीरे से गाली देते हुए भी सुना, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। ओके सर, वेटर हकलाते हुए बोला और ऑर्डर मानने लगा। मैंने अपनी कलाई खींचकर यूरी से दूर कर ली। क्या तुम पागल हो? नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। वह मेरे बगल वाले स्टूल पर बैठ गया। मैंने चारों ओर देखा। कैफे अब खाली था। कुछ ही देर पहले यह जगह चुपचाप खा पी रहे कस्टमर से भरी हुई थी। क्या तुम्हें सच में उन्हें जाने के लिए मजबूर करना पड़ा? मैंने चिढ़कर यूरी से पूछा। मैं उनके साथ यहाँ सहज महसूस नहीं कर रहा था, उसने बोरियत भरे लहजे में कहा। अरे वाह, वेटर वापस आया। वह अभी भी परेशान दिख रहा था। मेन्यू, यूरी ने कहा। वेटर ने उसे वह दिया। मैं बस उसे मेनू देखते हुए देख रहा था। जैसे उसने जो किया उसका कोई मतलब ही नहीं था। मुझे लगता है कि जब आप यूरी होते हैं तो ऐसा ही होता है। मैं यह लूंगा और यह, ओह और यह भी, यूरी ने वेटर से कहा। उसने मेनू वापस दे दिया और वेटर उसका ऑर्डर तैयार करने के लिए दौड़ पड़ा। क्या तुम बस वहीं खड़े रहोगे? यूरी ने मुझसे पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा था, लेकिन मैं अपनी सीट पर वापस बैठ गया और अपना शेक पीने लगा। यह पहले से ही थोड़ा पिघल गया था। यूरी सच में कुछ और ही था, लगभग केफर जैसा, लेकिन ज्यादा परेशान करने वाला। वह शांत थी और एल भी। मैं अभी भी अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ कुछ देर से था। मैं उससे पहले भी पहुंच गया था। मैंने सब कुछ देखा। मुझे उन औरतों से बहुत गुस्सा आ रहा था। वे ऐसे बर्ताव कर रही थीं जैसे वे वीआईपी हों, जैसे उन्हें दूसरों को जज करने का अधिकार था। लेकिन इसमें जय की भी गलती थी। अगर उसने इतनी लापरवाही ना की होती तो ऐसा नहीं होता। अरे तुम्हारी क्या डील है? उसने मुझसे पूछा। कुछ नहीं। क्या तुम नशे में हो? हाई, इसका क्या मतलब है? वो ये सब बातें कहाँ से लाती है? सिर्फ हाई में पता तब चलता है जब कुछ फट जाता है। हाई क्या होता है? मैंने पूछा। जैसे ड्रग्स या वीड लेना, उसने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने उसे घूरा। अरे नहीं, ऐसा दोबारा मत कहना। अगर कोई तुम्हें सुनेगा तो वह सच में सोचेगा मैं नशेड़ी हूं, इसके लिए मुझे मारा जा सकता है। वह अचानक जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, तुम बहुत ड्रामा करते हो। नशा
मेरा ऑर्डर आ गया हमारे लिए, एक अमेरिकानो और 3 अलग अलग फ्लेवर वाले मफिन। खाओ, मैंने प्लेट जय की ओर बढ़ाते हुए कहा। हालांकि वह कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन उसने इसे मान लिया। अचानक कैफे का बैकग्राउंड म्यूजिक बज उठा। बदल गया, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी जय जय पर। अरे, तुमसे मिलने से पहले मैं ठीक ठाक था। मैं बहुत ज्यादा पीता हूं और यह एक समस्या है, लेकिन मैं ठीक हूं। वह बहुत मासूम लग रही थी, थोड़ी लड़कों जैसी, लेकिन फिर भी प्यारी। उसके चेहरे पर परेशानी का कोई निशान नहीं था और वह अपने और अपने दोस्तों के लिए लड़ने को तैयार थी। सभी लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, वह दूसरों की तरह नखरेबाज भी नहीं थी। मुझे पता है कि इससे आपका दिल टूट जाता है। एक टूटी फूटी कार में शहर में शिफ्ट हो गए और 4 साल तक कोई कॉल नहीं आया। अब आप एक होटल बार में बहुत सुंदर लग रही हैं। और मैं रुक नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। क्यों, मैंने अचानक पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और खाना बंद कर दिया। हन, आपने सायन के लिए ऐसा क्यों किया? वह मुस्कुराई, एक प्यारी सी मुस्कान। यह मजेदार है, लेकिन सायन मुझे छोटे भाई जैसा लगता है और एक बड़ी बहन सिर्फ खड़ी होकर अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं भी मुस्कुरा दिया। वह अलग थी, किसी और से अलग। वह जिस पर विश्वास करती थी उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। ठीक था। तो बेबी, मुझे अपने पास खींचो, अपने रोवर की पिछली सीट पर। मुझे पता है कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने कंधे पर उस टैटू को काटो। कोने से चादर खींचो, उस गद्दे की जो तुमने चुराई थी। बोल्डर में आपके रूममेट की ओर से। हम कभी बूढ़े नहीं हो रहे हैं। क्या आपका कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए आपने सायन को चुना? वह रुकी और एक पल के लिए सोचने लगी। टीटा ने कहा कि मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन माँ ने उसे गोद दे दिया। मैं उससे कभी नहीं मिल पाया। उसकी आवाज कड़वी लग रही थी, जैसे अपने परिवार के बारे में बात करना उसके लिए दर्दनाक हो, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराने में कामयाब रही। उस मुस्कान के पीछे मुझे पता था कि वह दुखी थी। वह अंदर ही अंदर रो रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं यह महसूस कर सकता था और मुझे पता था कि उसे किसी की जरूरत है जो उसकी बात सुन सके। शायद रोने के लिए एक कंधा भी मिल जाए। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तुम्हारा क्या कोई भाई बहन नहीं? उसने पूछा और बात घुमा दी। मेरे पास एक है, जापान में, मेरे माता पिता के साथ। वह मुझसे छोटा है, शायद 7 या 8 साल। उसने सिर हिलाया और हमारे बीच शांति छा गई। जो म्यूजिक बज रहा था वह रोमांटिक नहीं था, लेकिन जेजे को वह पसंद आया। मैंने उसे गाने के बोल बोलते हुए देखा। तुम उतनी ही अच्छी लग रही हो जितनी उस दिन थी जब मैं तुमसे मिला था। मैं भूल गया कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था। मैं पागल था। रुको और वो ब्लिंक 182 गाना बजाओ जिसे हमने टक्सन में पीट पीट कर मार डाला, ठीक है? मैं घूरे बिना नहीं रह सका। उसकी आंखों पर, उसकी नाक पर, उसके होंठों पर, उसके चेहरे का हर कोना। मुझे पता है कि यह आपके दिल को तोड़ता है। एक टूटी हुई कार में एक शहर में चले गए और 4 साल कोई कॉल नहीं। अब मैं होटल बार में सुंदर दिख रही हूं और मैं रुक नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। गाने की बीट बहुत अच्छी थी और पता नहीं क्यों मेरा मुंह अपने आप चलने लगा, जैसे कि मुझे सच में गाने के बोल पता थे। तो बेबी, मुझे और पास खींचो, अपने रोवर की पिछली सीट पर। मुझे पता है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराई। अपने कंधे पर बने टैटू को काटो, कोने से चादर खींचो, उस गद्दे का जो तुमने चुराया था बोल्डर में अपने रूममेट से। हम कभी बूढ़े नहीं हो रहे हैं। मुझे उसकी मुस्कान पसंद आई। यह बस एक आम सी मुस्कान थी जो शायद वह हर दिन देती थी, लेकिन मेरे लिए यह खास था। मैं हर दिन उसकी मुस्कान देखना चाहता था। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। हम कभी बूढ़े नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था। मैं कंफ्यूज था। इतने समय तक मुझे लगता रहा कि एला अब भी वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। लेकिन भाड़ में जाओ, मैं अब इससे इनकार नहीं करूंगा। मुझे जय के लिए कुछ महसूस होने लगा है। और पास उसने अचानक कहा, हम गाने का टाइटल क्लोजर। मैंने बस सिर हिलाया, जैसे मुझे सच में परवाह हो। लेकिन वह क्यों, उसे ही क्यों होना था? वह उस व्यक्ति से जुड़ी हुई थी जिससे कीफर सबसे ज्यादा नफरत करता था। क्या यह सब सिर्फ एक क्रूर मजाक था? केफर सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाला था। मुझे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मैं ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं कर सकता था। जय जय के रोने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन केफर मेरा दोस्त है। अगर मैं उसके खिलाफ गया तो हमारे बीच एक और लड़ाई शुरू हो सकती है और इस बार वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुम ठीक हो? जय ने अचानक पूछा और मुझे असलियत में वापस खींच लिया। हाँ। मैंने मफिन की बची हुई 2 प्लेटें उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं वैसे भी उन्हें खाने वाला नहीं था। मुझे मफिन पसंद नहीं है। तुम्हें यह पसंद नहीं आया? उसने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। तुम्हें इसे ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। उसने मफिन लिया और खुद को उसे खत्म करने के लिए मजबूर किया। उसने एक बच्चे की तरह खाया, लेकिन वह ऐसी दिख रही थी जैसे वह सच में मजा आ रहा है। कितनी भूख है? जय, मैंने शुरू किया, क्या तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? क्या बकवास है? क्या मैंने अभी पूछा? मेरे पास है, उसने जल्दी से जवाब दिया। वास्तव में? उसने भौहें चढ़ाईं। क्या मैं इतनी बदसूरत दिखती हूं कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिल सकता? माफ करना, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरे पास सच में थे, असल में 2। क्या हुआ? तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? मैंने पूछा, ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए। हमारी बातचीत अचानक उसकी लव लाइफ पर क्यों आ गई? मेरा पहला बॉयफ्रेंड वो गे निकला, दूसरा वाला। वो अचानक रुक गई, जैसे उसे अभी अभी कुछ एहसास हुआ। वह अस्पताल में है, कोमाटोज। क्यों?
एक एक अब याद नहीं है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम लव लाइफ मुझे बताओ इसके बारे में। फिर से पासा पलटना। मेरा पहले कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहा, हालांकि मुझे पहले भी प्यार हुआ था, लेकिन उसने मुझे प्यार नहीं किया। क्या वह एला थी? उसने अचानक पूछा। मैं कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने ध्यान दिया और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी भी नहीं हुई कि उसे पता था दीवारों के भी कान होते हैं और खबरें तेजी से फैलती हैं। सॉरी, उसने माफी मांगी और अपना निचला होंठ काट लिया। कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। ऐसा क्यों लगता है कि एला के साथ मेरी समस्या से अब मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता? हमने कई चीजों के बारे में बात की, ज्यादातर मेरे बारे में। मैं इंतजार कर रहा था कि जय अपने परिवार के बारे में खुद बात करे, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया जब तक हम दोनों थक नहीं गए और जय ने घर जाने का फैसला किया। मैंने पैसे दिए। बिल जैसा मैंने वादा किया था। जब मैं घर पहुंचता हूं तो मैं बहुत मरा हुआ होता हूं। आप बाइक इस्तेमाल कर रही हैं? मैंने उससे पूछा जब वह अपनी बाइक ले रही थी। हाँ, क्या आप मुझसे चलने की उम्मीद करते हैं? मुझे उसकी बाइक पसंद आई। मुझे भी बाइक चलाना पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। हमारी बिल्डिंग के बाहर कारें बहुत बड़ी और अग्रेसिव हैं। वे ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे सड़क सिर्फ उनकी है। यह हमारी बिल्डिंग के लिए है, बेवकूफ। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, मैंने कहा। जे का दृष्टिकोण। यही यूरी बहुत परेशान करने वाला है। मुझे लगा कि वह मुझे कार से घर ले जाएगा, इसलिए मैं मना करता रहा। वह मुझे बाइक पर घर ले गया। अब मेरी पूरी बॉडी में ऐंठन हो रही है। उन्होंने कहा, इतना हिलना डुलना बंद करो। मुझे ऐंठन हो रही है, मैंने शिकायत की। मैं और तेज चलूंगा ताकि वहां जल्दी पहुंच सकूं, उसने कहा और अपनी स्पीड और बढ़ा दी। मैं बाइक की बॉडी पर बैठा था और वह सीट पर बैठा था। वह थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था, इसलिए मुझे भी झुकना पड़ा, जिससे चीजें और भी मुश्किल हो गईं। मेरी पीठ में दर्द हो रहा था। मैंने पीछे हाथ डालकर अपनी पीठ रगड़ने की कोशिश की, क्योंकि खिंचाव की वजह से मेरी पीठ में पहले से ही दर्द हो रहा था। अरे चलना बंद करो, मैंने कहा। उसने डांटा और बाइक डगमगाने लगी। रुको, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। हम लगभग आपके गांव में हैं, आप जल्द ही घर होंगे, जरा रुकिए। आह, क्या? मैं चिल्लाया। हम जोर से टकराए और एक ही समय में चीख पड़े। मुझे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। अचानक बाइक लड़खड़ाई और फिर पूरी तरह से गिर गई। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरा घुटना जल रहा था और दर्द हो रहा था। मैंने उसे देखा और शिट, बहुत बड़ी खरोंच, खून पहले से ही निकल रहा था। खून? नहीं नहीं, फिर से नहीं। मैं क्या करूं? मैंने अपना बैग उठाया और पागलों की तरह कुछ भी ढूंढने लगा जिससे मैं उसे ढक सकूं या पहुंच सकूं। मेरा सारा सामान लगभग सड़क पर गिर रहा था। शिट, तुम्हें खून बह रहा है, यूरी चिल्लाया, उतना ही घबराया हुआ, और अपनी जेबों में कुछ ढूंढने लगा। हम दोनों घबरा रहे थे। आखिरकार उसने एक रुमाल निकाला और मेरे घुटने पर बांध दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम चलते रहे। देखो क्या हुआ। क्या वह सच में मुझे दोष दे रहा था? यह आदमी पागल है। उसने बाइक चेक की और उसे उठाने की कोशिश की। यह अभी भी सब ठीक लग रहा था। मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखा। दिक्कत यह थी कि मैं अपने घायल पैर से ठीक से चल नहीं पा रहा था। चलो बस चलते हैं, मेरा घर पास ही है, मैंने कहा और खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। यूरी अचानक मेरे सामने उकड़ू बैठ गया और अपनी बांह थपथपाई। चलो जल्दी करो। क्या क्या उसे सच में लगता है कि वह मुझे उठा सकता है? नहीं, मैं चल सकता हूं। बस आगे बढ़ो, जिद करना बंद करो। वाह, वह मुझे गोद में उठाने की पेशकश कर रहा है, लेकिन वह इस बात से बहुत नाराज लग रहा है। मैं वैसे ही चढ़ गया जैसा वह चाहता था। यह साफ था कि मैं उसके लिए भारी था, क्योंकि उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। उफ, वह कराहते हुए बोला जब वह आखिरकार उठने में कामयाब हो गया। उसने एक हाथ से बाइक पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ से मेरे पैर को सहारा दिया हुआ था। घर ज्यादा दूर नहीं था जहां हम क्रैश हो गए, इसलिए यूरी को ज्यादा देर तक मेरा वजन नहीं झेलना पड़ा। वहां वहां मैंने घर के गेट की तरफ इशारा किया। मुझे लगा कि वह मुझे नीचे उतार देगा, लेकिन इसके बजाय वह सीधे गेट के अंदर चला गया और गाड़ी पार्क कर दी। बाइक, मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा, लेकिन उसने मेरे पैरों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह सामने के दरवाजे तक गया और एंट्रेंस पर ही रुक गया। हमें सबसे पहले देखने वाला कुया एंजेलो था और उसकी भौहें तुरंत तन गईं। ये यूरी, कुया ने कहा। हाँ, वे एक दूसरे को जानते थे। मुझे बस यह पूछने का मौका नहीं मिला कि कैसे। फिर लोला और आंटी अचानक किचन से बाहर आईं और जब उन्होंने जय नीचे उतरो वहां से, कुछ तो शर्म करो, लोला ने डांटा। वह मुझे नीचे नहीं गिराएगा, मैंने रोते हुए कहा। क्या आपके पास फर्स्ट एड किट है? यूरी ने पूछा। हालांकि वे अभी भी शौक में थे। आंटी ने बस सिर हिलाया और जल्दी से फर्स्ट एड किट ले आईं। यूरी सीधे अंदर गया और मुझे सोफे पर बिठा दिया। वाह, वह सच में घर जैसा महसूस कर रहा है। आंटी वापस आईं और उसे किट दे दी। अरे मैं यह खुद कर सकता हूं, मैंने जोर दिया, लेकिन यूरी ने मुझे इग्नोर कर दिया। उसने मेरे घुटने से रुमाल खोल दिया। जैसे ही मैंने खून देखा, मैंने दूसरी तरफ देखा। मुझे सावधान रहने की जरूरत थी। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो दोबारा। जय, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लोला ने अचानक पूछा, जिससे हम सब ठिठक गए। फॉर्म का शीर है, फॉर्म का निचला भाग। वाह, लोला के सवाल बहुत हैरान करने वाले थे। एक बॉयफ्रेंड? सच में वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, कुया एंजेलो ने मेरी ओर से जवाब दिया। कोई प्रेमी? लोला ने फिर पूछा। नहीं नहीं दादी, वह मेरा क्लासमेट है, मैंने जवाब दिया। ओह, क्या यह वही है जिसके साथ तुम रिपोर्ट पर काम कर रहे हो? तुम्हारी आंटी ने मुझे बताया था कि तुम एक रिपोर्ट बनाओगे, उसने जारी रखा। यूरी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, इसका क्या मतलब है? मैं मना करना चाहता था, लेकिन उन्हें हैरानी होती कि हम पहले साथ क्यों थे, इसलिए मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया। मैंने देखा कि आंटी जेनी मुझे अजीब तरह से देख रही थी, जैसे उन्हें कुछ कहना हो। यूरी खड़ा हुआ और फर्स्ट एड किट को ठीक किया। सब हो गया, उसने कहा और आंटी गेमा को वापस दे दिया। धन्यवाद।
अचानक एरीज जुड़वा बच्चों के साथ अंदर घुस आया और तुरंत यूरी को घूरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एरीज ने गुस्से से पूछा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यूरी ने पूरी तरह बोर होते हुए जवाब दिया। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं हमारी रिपोर्ट प्रिंट करने का ध्यान रखूंगा। हमारी रिपोर्ट? शानदार, उसने मेरे झूठ के साथ खेला, जबकि उसे पता भी नहीं था कि वह किस बारे में था। सेवर यूरी। युवक, अभी मत जाओ, दादी ने अचानक उसे रोक दिया। दादी चलो, बस उसे जाने दो। दादी, उसे जाने दो, उसका यहाँ स्वागत नहीं है, एरीज ने गुस्से में कहा। दादी के एक जोरदार थप्पड़ ने उसे तुरंत चुप करा दिया। हम बाकी लोग भी चौंक गए। जुड़वा बच्चे सहज रूप से पीछे हट गए। बदतमीजी मत करो, वह जे का मेहमान है, दादी ने उसे डांटा और फिर यूरी की तरफ मुड़ गईं। रुको और हमारे साथ डिनर करो। हाँ हाँ, वह मान गया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई चारा नहीं था, या शायद वह दादी के एरीज को जोर से मारने से डर गया था। मैं कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गई। मेरे कपड़े पहले से ही गंदे थे। कपड़े बदलने के बाद मैंने उन्हें ठीक करना शुरू किया। जब आंटी जेनी अचानक अंदर आईं तो मैंने अपना सामान उतार दिया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और मुझे घूर कर देखा। क्या तुम प्रेग्नेंट हो, या तुम प्रेग्नेंट होने का प्लान बना रही हो? मैंने भौहें चढ़ाईं। हन, मुझे पता है कि तुम जल्दी शादी करने वाली हो, तो बस यह मान लो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, या क्या तुम उस आदमी से प्रेग्नेंट होने का प्लान बना रही हो? क्या आप दवा पर हैं? विषय मत बदलो। मैं नहीं हूं और मैं प्रेग्नेंट होने का प्लान नहीं कर रही हूं, मैंने चिढ़कर जवाब दिया। आंटी जेनी का दिमाग खराब हो गया होगा, या शायद उनका ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो गया था, बस इसलिए। मैंने कभी कुछ भी सही नहीं किया। क्या वह सच में सोचती है कि मैं इतनी आसानी से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? तुम्हें यह पक्का कर लेना चाहिए। गेमा के लिए कुछ शर्म करो, वे तुम्हें खाना खिला रहे हैं और तुम्हें भेज रहे हैं स्कूल, और तुम बस प्रेग्नेंट होने जा रही हो। उसने मेरे कमरे से बाहर निकलते हुए डांटा। पागल। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि यूरी सोफे पर बैठा है और जुड़वा उससे पूछताछ कर रहे हैं, जबकि एरीज एक गार्ड की तरह उन पर नजर रखी। क्या तुम सच में जे के बॉयफ्रेंड नहीं हो? एलन ने पूछा। अरे यार जुड़वा, क्या तुम अनलिमिटेड मोड पर हो? तुम अपनी बात दोहराते रहते हो, एलन ने बीच में कहा। दोनों में तुरंत झगड़ा शुरू हो गया। यूरी बस उन्हें देख रहा था, बिल्कुल बेफिक्र, उसने सच में बस उन्हें जाने दिया। वे बहस करते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत मेरे पास आया और बोला, क्या वे हमेशा ऐसे ही रहते हैं? मैंने बस सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, लगता है तुम्हारे चाचा मुझे पसंद नहीं करते। तो वह अंकल जुल से पहले ही मिल चुका था। मुझे हैरानी है कि उन्होंने किस बारे में बात की। मैंने पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? वह हंसा। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें अभी बॉयफ्रेंड बनाने की इजाजत नहीं है। मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। लगता है यूरी से घर आने के लिए गाड़ी मिलने से हालात और बिगड़ गए। अब सब लोग सोच रहे थे कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। अविश्वसनीय। डिनर तैयार है, डाइनिंग रूम में आइए, कुया ने डाइनिंग एरिया की ओर इशारा करते हुए कहा। एरीज और जुड़वा बच्चे आगे चले गए, जबकि यूरी और मैं साथ साथ चले। दादी और आंटी गेमा आगे थी। सब कुछ सेट करने में व्यस्त हूं। हम अपनी सीट पर बैठ गए। यूरी मेरे बाईं ओर था और एरीज मेरे दाईं ओर। अगर एरीज की आंखों में लेजर बीम होती तो मैं यूरी से पहले वह सबसे पहले मारा गया होता। वाह क्या चमक है। यूरी, तुम्हारे माता पिता कौन है? अंकल जुल्स ने पूछा। मेरे माता पिता युमोरी और याकिटो हनामिच्ची हैं, यूरी ने सहजता से उत्तर दिया। ऐसा लगा जैसे उससे पूछताछ हो रही हो, या शायद ये किसी जॉब इंटरव्यू जैसा लगा। वह योरी हनामिच्ची का पोता है, जो उस कंपनी का मालिक है जिसके साथ हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एंजेलो एडेड? सच में? तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? अंकल जुल्स ने फिर पूछा। वह अभी जापान में है, यूरी ने जवाब दिया। जब अंकल जुल्स और यूरी बात कर रहे थे तो मैंने यूरी की प्लेट में थोड़ा खाना रख दिया। वह सारे सवालों के जवाब देने में इतना बिजी था कि शायद वह भूल गया कि उसे खाना है। डिनर के बाद पक्का कर लेना कि तुम्हारे गेस्ट चले जाए, एरीज ने मुझसे धीरे से कहा। मैंने बस उसे देखकर आंखें घुमाईं। वह सिर्फ इसलिए बेचैन था क्योंकि उनके बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। यूरी ने आखिरकार खाना शुरू कर दिया। अंकल जुल्स उससे सवाल जवाब करते करते थक गए थे। जय, यूरी अचानक बोला, क्या मैं ये ले सकता हूँ? उसने हरी मटर के ढेर की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिसे मैंने अपनी प्लेट के किनारे रख दिया था। मुझे हरी मटर पसंद नहीं थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा उन्हें अलग रख देता था। जरूर ले लो, मैंने अपनी प्लेट उसके पास ले जाते हुए कहा। यूरी ने हरी मटर लेते हुए मुस्कुराया। मैंने उसकी प्लेट पर नजर डाली और पाया कि वह अपनी प्लेट को छू नहीं रहा था। आलू? मैं आलू ले लूंगा, यूरी ने अपनी प्लेट मेरे पास लाकर कहा। चलो। मैंने उसकी प्लेट से सारे आलू ले लिए। वाह, हम सच में एक दूसरे को अच्छे लग रहे थे। उसे आलू पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे थे। मुझे हरी मटर पसंद नहीं थी, लेकिन उसे थी। यूरी, क्या तुम सकुरागी से रिश्तेदार हो? एलन ने पूछा। हमेशा की तरह एलन ने उसके लिए जवाब दिया। सकुरागी कोई असली इंसान नहीं है, बेवकूफ मत बनो, जुड़वा। और जाहिर है वे फिर से लड़ने लगे। हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वे ऐसे ही थे, जब वे एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक जाते तो वे मुझे परेशान करने लगते। डिनर के बाद हमने टेबल साफ करना शुरू किया। यूरी मदद करना चाहता था, लेकिन दादी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने उसे लिविंग रूम में इंतजार करने को कहा। दादी की मदद करने के बाद मैं यूरी के पीछे लिविंग रूम में गया। मैंने उसे कुया से बात करते देखा। एंजेलो और वे दोनों बहुत गंभीर लग रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा। कुया ने मुझ पर जबरदस्ती मुस्कुराया। कुछ नहीं। यूरी मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। मुझे जाना है। क्या तुम दादी को अलविदा नहीं कहोगे? शायद नहीं, बस उसे मेरी तरफ से बता देना, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
वह बाहर जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया, भले ही गेट तक ही क्यों न जाना पड़े। मैं उसे विदा करना चाहता था। गेट के बाहर कदम रखते ही हम दोनों रुक गए। उन्होंने कहा, प्लीज अपनी दादी को मेरी तरफ से माफी भेज देना, मैं ठीक से अलविदा नहीं कह पाया। जरूर अपना ख्याल रखना और इसके लिए धन्यवाद। मैंने अपने घुटने की ओर इशारा किया जिसका उन्होंने इलाज किया था। डिनर के लिए आपका भी धन्यवाद। वह मुझे देखकर मुस्कुराया तो मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर मैं अंदर वापस गया और उसे जाने दिया। यूरी असल में एक दयालु इंसान है। शायद मैं यह सोचकर गलत था कि उसके और केफर के बीच एक जैसी बातें थीं। पर्सनैलिटी हो सकता है कि वह उस सांप जैसे राजा से प्रभावित हो रहा हो। यह नामुमकिन नहीं होगा क्योंकि वे हमेशा साथ रहते हैं। अगर मैं यूरी होता तो मैं उनसे दूर रहता। वह बेवकूफ केफर। जब मैं वापस अंदर आया तो सब लोग लिविंग रूम में थे। क्या यूरी चला गया? दादी ने मुझसे पूछा। हाँ, उन्होंने डिनर के लिए धन्यवाद कहा और ठीक से अलविदा न कह पाने के लिए माफी मांगी। क्या ऐसा है? कितनी शर्म की बात है। क्या तुम्हें यकीन है कि यूरी तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा है? अंकल जुल्स ने अचानक पूछा। क्या? नहीं नहीं अंकल, वह असल में मेरा क्लासमेट है। क्या तुम्हें पक्का पता है? कुया ने पूछा। उफ, इतना जिद। हाँ, पूछना बंद करो। कुया ने मुझे तीखी नजर से देखा। वे सच में बहुत जिद कर रहे थे। मैंने पहले ही मना कर दिया था, फिर भी वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। जय को चिढ़ाना बंद करो, आंटी गेमा ने बीच में टोका और मेरी तरफ मुड़ी। थोड़ा आराम करो, हम कल बात करेंगे। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, बंद भी नहीं कर पाया। दरवाजा खुला, जुड़वा बच्चे अंदर घुस आए। ये क्या बकवास है? मैंने उन्हें डांटा। एलन मेरे बिस्तर पर लेट गया जबकि एलन सीधे मेरे पास आया। अलमारी, मेरे सामान से मत उलझो। माँ ने कहा कि तुम जल्द ही शादी कर रही हो, एलन ने कहा, जिससे मैं चिढ़ गया। हाँ, क्योंकि उसने कहा कि तुम बेकार हो इसलिए तुम शादी कर लोगे, एलन ने कहा। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ समझदारी की बात नहीं है तो बाहर निकल जाओ। रुको, क्या तुम अपने एक्स के बारे में कुछ खबर नहीं सुनना चाहते? एलन ने चिढ़ाते हुए कहा। वह एक्स जो तुम्हारी वजह से लगभग मर ही गया था, एलन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर निकलो, मैंने गुस्से से चिल्लाया। वह जाग गया है और अंदाजा लगाओ क्या वह तुम्हें ढूंढ रहा है। उनकी आवाजें मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज की तरह थी जो बार बार ताना मारती हुई आ रही थी। मुझे लगा कि अगर वे और रुके तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जुड़वा एरीज की आवाज दरवाजे से आई जब उसने हमारी तरफ देखा। एलन ने उससे कहा, हमें अभी अभी जेजे के लिए कुछ खबर मिली है। क्या आपका काम हो गया? एरीज ने पूछा। अभी नहीं, असल में, एलन ने ताना मारा। मैंने उन्हें घूरते हुए आदेश दिया, छोड़ो। ठीक है, हम चलते हैं। एलन मेरे बिस्तर से उठा और बाहर जाने लगा। उसके पीछे एलन भी चला गया। जाने से पहले एलन मेरी तरफ मुड़ा और फिर बोला, तुम्हारे एक्स का तुम्हारे लिए एक मैसेज था। वह वापस आ रहा है, वापस साथ आने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए। मैंने तुरंत उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरे दांत भींच गए और मुट्ठियां भींच गईं। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। मुझे बस इतना पता है कि हमारी लड़ाई हुई थी, उसने मुझे मारा और मेरे मुंह से खून निकल आया। ठीक वैसे ही जैसे पहले एरीज के सामने हुआ था और पीई के दौरान भी ऐसा ही होने वाला था। वही एहसास। आखिर हो क्या रहा है? अरे यार, मैं अपनी बाइक इस्तेमाल नहीं कर सकता। गिरने के बाद मुझे लगा कि सब ठीक है, लेकिन अंकल जुल्स ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और अब यह सब अलग हो गया है। तो मैं यहाँ हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। एरीज अभी भी सो रहा है और मुझे यकीन है कि अंकल याकुया जोर देंगे कि मैं उसके साथ चलूं, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ नहीं चलना चाहता और मैं स्कूल भी नहीं जाना चाहता। मैं स्टूडेंट्स की फुसफुसाहट से तंग आ गया हूँ। यह साफ है कि वे चाहते हैं कि मैं उन्हें सुनूं, बिल्कुल अभी की तरह। वाह बेशर्म। अपने बैग का ध्यान रखना दोस्तों। मैग्ना। मैंने बस उन्हें देखकर आंखें घुमाईं। आज मेरा मूड नहीं था। जुड़वा बच्चे अपनी बकवास से मुझे पूरी रात जगाए रखा। जब मैं कमरे में पहुंचा, खाली। वे सांप कहाँ थे? उनके बैग यहाँ थे, लेकिन वे नहीं थे। मैंने एक पल के लिए अपना बैग नीचे रखा और बाहर निकल गया। मैंने ध्यान से सुना और ज्यादा दूर नहीं, मैं कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। पक्का नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि वे ही हैं, इसलिए मैं बिल्डिंग के दूसरी तरफ चला गया, वह हिस्सा जहां से हम कभी गुजरे ही नहीं थे। मैं तो सही। वे एक पेड़ के पीछे थे, शोर मचा रहे थे। मुझे एक लड़की की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं पास गया। देखो क्या हो रहा था। क्या हो रहा है? मैंने उनमें से एक से पूछा। वह आदमी मुझे देखकर हैरान हुआ और जल्दी से मेरा व्यू ब्लॉक करने की कोशिश करने लगा। ओह जय, तुम आज जल्दी आ गए, वह हकलाया। मैं मुझे लगता है उसका नाम डेंजेल है। अगली बार मैं कसम खाता हूं कि मैं उनके नाम लिखना शुरू कर दूंगा। वहां क्या हो रहा है? मैंने उसके पीछे झांकने की कोशिश की, लेकिन वह मेरा व्यू ब्लॉक करता रहा। मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, मैंने धमकी दी। फिर भी वह नहीं हिला। बंद करो, एक लड़की अचानक चिल्लाई। मेरा पेट सिकुड़ गया। मुझे बुरा लग रहा था, जैसे इस सब के बीच किसी लड़की को चोट लग रही हो। मैंने तुरंत अपने आगे वाले लड़के को धक्का देकर ग्रुप से होते हुए आवाज तक पहुंचा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो चोट किसी लड़की को नहीं लगी थी। यह सायन था जो एक आदमी पर मुक्के बरसा रहा था। मैं अब उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और खून से लथपथ था। और जो चिल्ला रही थी, बस करो, कोई और नहीं बल्कि इमेल्डा द मालदिता किट, और बाकी लोग उसे पकड़ रहे थे जब वह उनसे लड़ रही थी। सी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाकर कहा, जिससे सब लोग स्तब्ध रह गए। सीएन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दूसरों की तरफ देखता रहा जैसे मदद मांग रहा हो। हम उनसे कबूल करवा रहे हैं, केफर ने आलस से कहा और एक पेड़ के सहारे हाथ बांधे हुए था। उन्हें
मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा जो पहले ही सायन के मुक्कों से बेहोश हो चुका था। वह इमेल्डा मालदिता का बॉयफ्रेंड था, वही लूजर। किस बात को कबूल करना है? उन्होंने सायन के साथ जो किया, कीफर ने जवाब दिया। हम कुछ भी कबूल नहीं कर रहे हैं। मेरे बॉयफ्रेंड को दुख देना बंद करो, इमेल्डा रो पड़ा। हालांकि मैं उससे नाराज था और उसे थप्पड़ मारना चाहता था, फिर भी मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। सीएन ने उस आदमी को फिर से मुक्का मारा। खून हर जगह फैल गया। उसकी आंखें सूजकर बंद हो गई थी। सीएन, बंद करो, मैं बीच में आया। वह रुका और मेरी तरफ देखा। मैं इमेल्डा के पास गया और किट के हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जैसे ही वह आजाद हुई, वह अपने आधे होश में बॉयफ्रेंड के पास भागी। दी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वह सिसकते हुए बोली। केफर मेरे करीब आया। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। क्या तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगता? वह आदमी अब अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता। हम तो बस उससे कबूल करवा रहे हैं, है ना? क्या होगा अगर कबूल करने के लिए कुछ नहीं है? हम कबूल करेंगे, इमेल्डा अचानक चिल्लाई। केफर और मैं दोनों उसकी ओर मुड़े। ओह, तो कुछ तो था जो कबूल करना था, मुझे लगा नहीं था। हमें उसके साथ ऐसा करने का ऑर्डर मिला था। उसने सीएन की तरफ इशारा किया। उसने हमसे बहुत सारे वादे किए थे, इसलिए हमने ऐसा किया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? मैंने पूछा। इमेल्डा ने सिर हिलाया। मैं नहीं कह सकती। मैंने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा। उसने पहले ही सच मान लिया है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि इसके पीछे कौन था? बस थोड़ा और हम। आप नहीं कहेंगे? केल्फर ने पूछा। इमेल्डा ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर, सी, उसे पकड़ो, मैं ही उसके बॉयफ्रेंड को पीटूंगा। सीएन ने तुरंत इमेल्डा को पकड़ लिया और केल्फर उस आदमी की ओर बढ़ा। नहीं प्लीज, मेरे बॉयफ्रेंड पर रहम करो। केफर, इमेल्डा और मैंने एक साथ चिल्लाया। उसे बस हमें बताना है कि वह कौन है। वह इसे मुश्किल क्यों बना रही है? कीफर ने गुस्से में कहा। मैं सच में नहीं कर सकती, प्लीज, मैं आपसे विनती कर रही हूं। इमेल्डा बुरी तरह रो पड़े। तो इमेल्डा मालदिता का भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ची, केल्फर ने निराशा में अपने बाल बिखेरे और आगे पीछे टहलने लगा। क्या यह काफी है? उसने गुस्से में पूछा। हन, मुझे तो यह भी पक्का नहीं था कि वह मुझसे बात कर रहा है या नहीं। वह बिल्कुल दूसरी दिशा में देख रहा था और मुझे उसका सवाल भी समझ नहीं आया। मुझे जाने दो, किसी ने चिल्लाया। रक्की खड़े लोगों के पीछे से एक कैमरा पकड़े हुए निकला, शायद एक डीएसएलआर। हाँ, यह काम करेगा, रक्की ने साफ साफ कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस राकी और केफर को देखता रहा जबकि इमेल्डा अपने बॉयफ्रेंड की देखभाल करते हुए रोती रही। रुको, राकी यहाँ क्यों था? मुझे लगा कि उसे ई ग्रुप बहुत बुरा लगा। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने पूछा। हम उनसे कबूल करवा रहे हैं और रक्की फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, सीआईएन ने मेरी तरफ आते हुए बताया। हे भगवान, क्या यही वो प्लान है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? मैंने कीफर से पूछा। केफर ने सिर हिलाया। यह ओरिजिनल प्लान नहीं था, लेकिन आपने जो किया उसकी वजह से हमें यह करना पड़ा। सुधार करें। और भले ही मुझे ई ग्रुप के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैंने आपकी मदद करने के लिए अपनी मर्जी से कहा, रक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी मुस्कुरा दिया। तुम जय जय की मदद कर रहे हो, मेरी नहीं? सीएन ने पूछा। रक्की ने उस पर आंखें घुमाईं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि उसे सी की परवाह थी। आइए। केफर कैमरे पर वीडियो बार बार चलाता रहा। जब वह आखिरकार संतुष्ट हो गया तो उसने वीडियो एड्रिक्स को दे दिया। मैं इसका ध्यान रखूंगा, एड्रिक्स ने कहा और कैमरा लेकर चला गया। उनकी मदद करो, उसे क्लिनिक ले जाओ, कीफर ने दूसरों को आदेश दिया। उन्होंने मेरी बात मानी और इमेल्डा के बॉयफ्रेंड को साथ ले जाने के लिए साथ काम किया। मैं राकी के पास गया, उससे बात करना चाहता था। उसे धन्यवाद दें। रक्की, मैंने उसका ध्यान खींचा, इसके लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। मैं भी सायन की मदद करना चाहती थी। जब यह घटना हुई तो मैं यहाँ नहीं थी, उसने कहा। व्याख्या की। स्काई, मुझे पता था। तुम्हारा क्या? मुझे यकीन है कि एरीज और उसके ग्रुप को इस बारे में पता चल जाएगा। हमें शक है कि साई के साथ जो हुआ उसके पीछे उनमें से कोई एक है, मैंने चिंता से पूछा। मुझे पता था कि वे हमेशा साथ में घूमते फिरते थे। वे कैफेटेरिया में एक ग्रुप में खाना खाते थे। मुझे लगता है यह ठीक है। मैं सिर्फ मजबूरी में उनके साथ घूमता था। मुझे हाल ही में एहसास हुआ कि उन्होंने कहा, मैं उनका रवैया अपनाने लगा हूं। अच्छी बात यह है कि मेरे क्लासमेट्स इतने ईमानदार थे कि उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। यह बात समझ में आई। हमारी पहली मुलाकात शर्मनाक थी और उसने कैफेटेरिया में मुझे लगभग बेइज्जत कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे माफी मांग ली। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूं। हम मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वह मुस्कुराया। सब तैयार है, अब आप अपना फेसबुक चेक कर सकते हैं, एड्रिक्स ने घोषणा की। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा और सबसे पहले मैंने प्रिया का अकाउंट देखा। प्रिया का अकाउंट क्यों? इमेल्डा के कबूलनामे का वीडियो इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया था, कोई बेगुनाह चोर नहीं होता। वीडियो देखे, इसे पहले ही हजारों व्यूज, रिएक्शन और शेयर मिल चुके हैं। वाह, क्या प्रिया के सच में फेसबुक पर इतने दोस्त हैं? मैंने कमेंट्स चेक किए, ज्यादातर लोग इमेल्डा पर गुस्सा थे। कुछ ने मुझसे माफी मांगी, दूसरों को वीडियो पर यकीन नहीं हुआ। कुछ लोग बस कंफ्यूज थे और पूछ रहे थे कि सच क्या है। रुको, ये प्रिया के अकाउंट पर क्यों पोस्ट किया गया? क्या यह सच में उसका अकाउंट है? मैंने पूछा। हाँ, प्रिया का अकाउंट किसी और ने नहीं बल्कि एड्रिक्स नाइट ने हैक किया है, एड्रिक्स ने अपना फोन लहराते हुए कहा। बाकी खड़े लोग तालियां बजाने लगे। मुझे यकीन है कि प्रिया अभी गुस्से में होगी, रक्की ने कहा। मेष राशि का दृष्टिकोण। अगर x बराबर 8 है तो y होना चाहिए। क्या बकवास है? प्रिया अचानक चिल्लाई। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, यहां तक कि हमारी टीचर भी, जो स्कूल में मैथ का सवाल हल कर रही थी। बोर्ड, उसने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं। मिस हिडाल्गो, भाषा टीचर ने डांटा।
फ्रेया ने उसे घूरा। चुप रहो। भले ही वह हैरान था, हमारे टीचर ने चुप रहने का फैसला किया। फ्रेया की आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह बार बार अपने फोन पर टैप करती रही। ओएमजी, उसके एक साथी ने अपना फोन पकड़ते हुए कहा, क्या यह तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है? हाँ बिल्कुल, यह मेरा है, फ्रेया ने झट से कहा। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने अपना ध्यान वापस बोर्ड पर लगाया। मुझे फ्रेया के ड्रामा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने एला को अपने फोन को घूरते हुए देखा। अरे क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और अपना फोन दे दिया। एक वीडियो चल रहा था। मुझे पक्का नहीं पता था कि वीडियो में लड़की कौन है, लेकिन वह जानी पहचानी लग रही थी। वीडियो में लड़की ने कैमरे के बाहर किसी को देखते हुए कहा, हम मानते हैं, हम तो बस ऑर्डर मान रहे थे। उसने हमसे बहुत सारे वादे किए थे, इसलिए हमने वो किया। उसने इशारा करते हुए कहा। कोई पास में है? मुझे ठीक ठीक पता था कि वह कौन थी। उसी ने दावा किया था कि सायन ने उसके पैसे चुरा लिए। फिर मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। किसने तुम्हें यह करने का आदेश दिया? वह जेजे था। वे लड़की से गुनाह कबूल करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैं वीडियो देखना बंद करना चाहता था, लेकिन मुझे यह जानना था कि क्या वह बताएगी कि इस स्कीम के पीछे कौन था। लड़की ने सिर हिलाया। मैं नहीं कह सकती। वीडियो बंद हो गया। मुझे राहत मिली। मुझे लगा कि उन्हें सच पता चलने वाला है। मुझे लगा एला उजागर होने वाला था। मैंने फोन उसे वापस दे दिया। बस उन्हें रहने दो, अगर हमने अभी कोई कदम उठाया तो सब साफ हो जाएगा, मैंने धीरे से कहा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया। चिंता मत करो एला, मैं उन्हें तुम्हें खतरे में नहीं डालने दूंगा। मुझे यकीन है कि वे चुप रहेंगे। बोरिंग है, बहुत बोरिंग, सुपर बोरिंग। हमारे पास कोई टीचर नहीं है, शायद उनका मोटिवेशन खत्म हो गया है। हमारे सेक्शन को पढ़ाने के लिए ये बेकार बेवकूफ है। मैं कितना बुरा हूं, मजाक कर रहा हूं बिल्कुल, लेकिन 3 टीचर हमारी क्लास में पहले ही नहीं आए हैं। क्या कोई मीटिंग है? मैंने डेविड से पूछा, जो अपने फोन पर खेल रहा था। उन्होंने कहा कि। उसने बोर होकर जवाब दिया। क्या बिल्ली है? जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें अच्छा लगता है, कम से कम हम चीजों को सुलझाने में बिजी और बेचैन रहते हैं। मजाक कर रहा हूं। मैं सच में उन सभी प्रॉब्लम से ब्रेक लेना चाहता हूं। मैं अभी दूसरे एग्जाम तक भी नहीं पहुंचा हूं और हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। मुझे अपना दिमाग भी साफ करना है। मुझे घर पर भी प्रॉब्लम है। दादी के जाने से पहले उन्होंने बताया कि ट्विंस क्या कह रहे थे। लगता है XBF जाग गया है, लेकिन वह अभी भी ठीक नहीं हुआ है। वह अभी तक ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। उन कमबख्त ट्विंस ने मुझे जानबूझकर डरा दिया। ट्विंस, तुम जानवर हो। गक्कर रह। लंच का समय, मुझे एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि मैं आखिरकार खा सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी बोर हो रहा हूं। मैं अपनी रोज की जगह पर जाने ही वाला था कि कीफर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने भौहें चढ़ाई। वह क्या चाहता है? क्या? मैं पेमेंट लेने जा रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अरे वाह, मैंने जो 25 के उधार लिए थे। मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मुझे कलेक्टर के साथ अच्छा बर्ताव करना था। मेरे पास अभी तक नहीं है। आप मुझे पैसे कब वापस देने का सोच रहे हैं? उसने शांति से पूछा। कर्ज वसूलने वाले सभी लोगों में से वह अकेला ऐसा है जो नाराज नहीं है। कर्ज लेना असल में अच्छा लगता है। ऐसे किसी को पैसे? मैंने अपना सिर खुजलाया। मुझे अभी तक पता नहीं है। इट्स वहां बदनाम TSS था। वह फिर भी मेरे रास्ते से नहीं हटा। हमारे कुछ क्लासमेट पहले से ही हमें देख रहे थे। ऐसा दिखावा कर रहे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन साफ तौर पर वे ध्यान दे रहे थे। फिर केफर अचानक मुस्कुराया। वह शरारती मुस्कान जो बताती है कि वह अपने दिमाग में कुछ मजेदार सोच रहा है। अगर आपके पास मुझे वापस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे किसी और चीज से दे सकते हैं। उसने मेरी छाती को देखते हुए यह कहा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने तुरंत अपनी बाहें छाती पर रखीं और उससे दूर हो गई। गुमराह आदमी, तुम नहीं चाहते? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिढ़ाने वाली बात थी। ओह तुम बकवास के टुकड़े। अबे साले। वह अचानक हंस पड़ा। हमारी बात सुनकर दूसरे बेवकूफ भी हंसने लगे। बेवकूफ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं, उसने कहा। यह शैतान कीफर, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा दिल थोड़ा और तेजी से धड़क रहा था। यह शैतान, सभी बेवकूफों का राजा। तुम परेशान करने वाले हो, तुम्हें पता है, मैंने आंखें घुमाते हुए कहा। चलो बस मुझे खाना देकर वापस कर दो, उसने अचानक कहा। खाना है? मेरे लिए लंच पैक करो, जैसे तुम सायन और डेविड के लिए करते हो। ओह यह तो सच में एक अच्छा आइडिया लग रहा है। कम से कम मुझे उसे पैसे वापस करने के लिए पैसे जुटाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया। कब तक? मैंने पूछा। ग्रेजुएशन तक। बहुत डिमांडिंग। तुम भाग्यशाली हो, है ना? तुम पर मेरे 25 के बकाया हैं। अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो वह पैसा माइकेल के पास नहीं जाता, उसने डांटा। अपनी सारी झिड़कियों को खाने में बदल दो, मैं तुम्हें पैसे वापस दूंगा। हर लंच पैक के लिए 25 पैसों, उसने हाथ बांधकर कहा। क्या 25 पैसों में चावल और खाना कहाँ मिलता है? यह प्रोमो पर है, स्टूडेंट मील। हिम्मत, सच में एक प्रोमो? मैंने कहा 150 प्रति लंच पैक। 50, उसने मोलभाव किया। 150? 60, उसने फिर से जवाब दिया। यह आदमी बहुत कंजूस है और फिर भी वह हमेशा बहुत सारा पैसा इधर उधर फेंकता रहता है। 150 यह फाइनल है, अब और मोलभाव नहीं। चलो तुम मुझे धोखा दोगे? मैं नहीं करूंगा, यह इसके लायक होगा, आप देखेंगे। उसने अपने हाथ जेब में डाले और गहरी सांस ली। आज से शुरू करो, अपना लंच दे दो, उसने कहा और अचानक मेरा बैग छीन लिया। अरे क्या बकवास है। मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वह मेरा बैग वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शैतान, वह बेवकूफ बहुत तेज था। उसने मेरे बैग पर थप्पड़ मारा। हाथ मुझे जाने दे रहा है। राउट। उसने मेरा बैग खोला और मेरा एक लंच बॉक्स उठाया। उसने पहले देखा कि डिश क्या है।
मेरा बैग वापस देते हुए मैंने उसे घूरा, इससे पहले कि वह कोई और स्टंट करता। मैं मुड़ा और अपनी रोज की जगह की ओर चल दिया। लेकिन मैं तब रुक गया जब मैंने देखा कि यूरी सीढ़ियों के पास एक पेपर बैग पकड़े खड़ा है। यूरी, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। उसने अपनी नजरें फेर लीं और मैंने देखा कि उसके गाल लाल हो रहे थे। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को भी रगड़ा। मैं आपके साथ खाना खाने की उम्मीद कर रहा था, उसने जवाब दिया। बस इतना ही? तो चलो, वो दोनों पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा और यूरी मेरे पीछे पीछे आया और हाँ, सियन और डेविड पहले से ही वहां थे। एक दूसरे को चिढ़ाते हुए लग रहे थे। इतनी देर लगा दीवाह, यूरी यहाँ क्यों है? सियन ने थोड़ा ज्यादा ड्रामा करते हुए पूछा। उसने कहा कि वह हमारे साथ खाना चाहता है। मैं सीढ़ियों पर बैठ गया, ठीक डेविड के बगल में। मैंने अपने बगल वाली सीढ़ी पर थपथपाया, यहाँ बैठो। यूरी ने कोई हरकत नहीं की। क्या तुम लोग सच में यहीं घूमते हो? हमें आखिर में दूसरे कमरे में जाना था, लेकिन कैलिक्स ने हमें बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि कमरा सिर्फ उसके और मीका के लिए था, सियन ने समझाया। हम असल में वहां जाने वाले थे, लेकिन फिर कैलिक्स ने कहा कि यह सिर्फ उनका है। मीका ठीक था, लेकिन वह आदमी मुश्किल कर रहा था। स्वार्थी, सियन चिल्लाया। अरे मैं तुम्हें सुन सकता हूं, कैलिक्स ने जवाब दिया। हम बस हंस पड़े। ये लोग बहुत मजेदार थे, हैंगआउट स्पॉट के लिए लड़ रहे थे। मैंने डेविड और सियायन को उनके लंच बॉक्स दिए। मुझे उनके साथ शेयर करना था क्योंकि केफर ने मेरे बच्चे थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वे भूखे रहे। इन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगती है। मेरा पेट इसे झेल सकता है, शायद यह मेरे अंदर जो कुछ भी है उसे खा ले। यूरी मेरे पास बैठा और उसने मुझे वह कागज का बैग दिया जो उसके हाथ में था। यह क्या है? मैंने पूछा। एक बम, उसने जवाब दिया। मैंने उसे घूरा। मैं तो प्यार से पूछ रहा था, यह आदमी नामुमकिन है। बस इसे खोलो, उसने आदेश दिया। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। सुशी के 2 पैकेट। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने पहले कभी सुशी नहीं खाई थी। यह किसी फैंसी सुशी रेस्टोरेंट से टेकआउट जैसा लग रहा था। कितना बढ़िया। क्या यह मेरे लिए है? मैंने उत्साह से भरकर पूछा। नहीं, मैं बस चाहता था कि तुम इसे मेरे लिए खोलो। मेरी मुस्कान गायब हो गई। मेरा दिल बैठ गया। तुम शैतान हो, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यकीन नहीं होता, वह मुझे रुला रहा है। हा हा हा, मजाक कर रहा था। उनमें से एक तो सच में तुम्हारा है। लेकिन मुझे पक्का होना था, यह आदमी हमेशा गड़बड़ करता रहता है, एकदम अजीब है। सच में? क्या तुम सीरियस हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक पैकेट उठाया, उसे खोला, सुशी का एक टुकड़ा उठाया और मेरे मुंह में ठूंस दिया। अब मुझ पर विश्वास करो, उसने पूछा। क्योंकि मेरा मुंह भरा हुआ था, इसलिए मैंने बस सिर हिला दिया। उसने खाना शुरू किया। सियन ने थोड़ा मांगने की कोशिश की, लेकिन यूरी ने देने से मना कर दिया। कितना कंजूस। यह सुशी बहुत बढ़िया है, सॉस थोड़ा मसालेदार है, लेकिन स्वादिष्ट है। तुमने हमारे साथ खाने का फैसला क्यों किया? मैंने दूसरा निवाला खाने से पहले यूरी से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस क्लासरूम में खाना नहीं चाहता था। ओह, अच्छा फैसला। मुझे यकीन है कि अगर आप वहां खाएंगे तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ, मुझे लगता है। वैसे आप लोगों ने हमारे क्लासमेट्स को कैफेटेरिया जाने से क्यों रोका? मैंने पूछा। यूरी और सियान चुप हो गए। अरे नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे मुंह का फिल्टर खत्म हो गया है और मैं बस बातें बोल देता हूँ। लेकिन यूरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कीफर और मैं इस बात पर सहमत थे, बेहतर होगा कि वे एरीज के साथ हमारी लड़ाई में शामिल ना हो। व्याख्या की। तो सच में सिर्फ तुम दोनों ने ही सेक्शन ई को कैफेटेरिया से बैन किया था? पहले तो हाँ, हमने किया, फिर ऐसा लगा कि एरीज को पता चल गया कि हमने क्या किया और उसने ई स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में जाने से पूरी तरह मना कर दिया। वाह, तो एरीज यहाँ असली विलेन था और मुझे अभी कुछ एहसास हुआ। सायन चीजों को समझाने में बहुत बुरा है, उसने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था। जय, सियायन ने मुझे पुकारा। अगर केफर और एरीज फिर से लड़े तो तुम किसका साथ दोगे? मैं चुप हो गया। मैं किसका पक्ष लूं? एरीज मेरा खून का रिश्तेदार है, वह मुझसे नाराज है और लगता है कि सुलह नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसका पक्ष न लेना गलत लगता है। क्या होगा अगर वह सच में गलत हो? क्या किसी गलत चीज का समर्थन करना और भी बुरा नहीं होगा? अचानक मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे यह भी पक्का नहीं था कि उनकी लड़ाई में कौन सही है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेना गलत लगा जो गलत था। ओफ, सिर दर्द। मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूं, मैंने सियन को जवाब दिया। तुम्हें चुनना नहीं है, तुम इतने लंबे समय से हमारे झमेले में फंसे हो, तुम चाहे किसी का भी साथ दो, अंत वही होगा, तुम्हें फिर भी चोट लगेगी, यूरी ने समझाया। क्या यह सिर्फ मुझे ही लगा या उनकी बातों का मतलब कुछ और भी था, जैसे उनके पीछे कोई छिपा हुआ मैसेज था? क्या उसका मतलब कुछ और था? सियायन ने अपनी नजरें फेर लीं। डेविड चुप रहा। यूरी की नजरें मुझ पर टिकी थीं। हाँ, तुम्हें यह कैसे पता? आप सेक्शन ई में हैं, जहां हम हैं। एरीज आपका खून का रिश्तेदार है। क्या आपको सच में लगता है कि आप नहीं हैं? क्या आप हमारी इस गड़बड़ी में फंस गए हैं? मैं जवाब नहीं दे सका। मुझे लगा कि यह वो जवाब नहीं था जो मैं सुनना चाहता था, लेकिन शायद यही वो बात थी जो यूरी मुझसे कहना चाहता था। शायद ऐसा था, शायद नहीं था, या शायद मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मेरा बैग बहुत भारी हो गया है, अब तो अंदर नोटबुक भी नहीं है, बस लंच बॉक्स है। मेरा सियायन का, डेविड का और सांपों के राजा का लंच। शायद मुझे कुया से पैसे मांग लेने चाहिए ताकि मैं आखिरकार उस बेवकूफ को पैसे दे सकूं, लेकिन वह मुझे डांट सकता है। कोई बात नहीं, मैं बस एक बड़ा बैग खरीद लूंगा ताकि ये सारे लंच बॉक्स आ जाए। मैं कोने के पास पहुंच ही रहा था कि मुझे एक जानी पहचानी कार दिखी, वही चमकीली कार कुया ब्लू आइज की। मैं गलत नहीं था क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर कुया ब्लू आइज वहां खड़ा सिगरेट पी रहा था। हिफ कहकर उन्होंने मेरा अभिवादन किया।
मैंने बस हाथ हिलाया, पास महसूस हो रहा है ना? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? उसने मुझसे पूछा। वाह, अब वह तागालोग बोल रहा है, पिछली बार के उलट जब वह पूरी तरह से इंग्लिश बोल रहा था। हाँ, मैंने संक्षेप में उत्तर दिया। राइड चाहिए। मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया, मैं तो उसे जानता भी नहीं और मैं बस उसकी कार में बैठ जाऊंगा। वह क्या है, किडनैपर? क्या होगा अगर यह ब्लू आइज वाला आदमी रेपिस्ट हो? क्या तुम्हें पक्का पता है? तुम अपने सामान से जूझते हुए लग रहे हो। बस ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं नहीं हूं, मैंने जवाब दिया और जल्दी से वहां से चला गया। इस आदमी को क्या हो गया है? सुबह सुबह सिगरेट पीता है और घूमता है, क्या वह स्कूल भी जाता है? वह स्कूल से निकला हुआ लड़का लग रहा था। मैं चल रहा था कि अचानक मेरे पीछे एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। मैं मुड़ने ही वाला था, लेकिन मुझे बुरा लगा कि यह कोई ब्लू आइज है। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, कार ने फिर से हॉर्न बजाया और ऐसा लगा जैसे वह मेरा पीछा कर रही है। मैं रुका और कार भी रुक गई। सच में ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं कार की तरफ देखने के लिए मुड़ा, ड्राइवर का सामना करने और उसे धमकाने के लिए तैयार था, लेकिन जब मैंने देखा कि वह कौन है तो मैं स्तब्ध रह गया। योरे! और वह उसी कार में था जिसे उसने पहले मुझे घर ले जाते समय इस्तेमाल किया था। दरवाजा खुला और यूरी बाहर निकल गया। मैं तुम्हें कुछ देर से फोन कर रहा हूं, तुम्हें क्या हुआ है? बहरे हो गए हो? उसने चिढ़कर पूछा। वाह, कितना चिड़चिड़ा है वह, पीरियड्स वाली लड़की से भी बुरा है। मैंने सोचा। बस कार में बैठ जाओ, उसने आदेश दिया। अब मैं असल में इसी के साथ जाऊंगा। मैं पैसेंजर सीट तक गया, दरवाजा खोला और इसके बाद यूरी है। राहत! आखिरकार मुझे अपने भारी बैग और दिन की गर्मी से छुट्टी मिल गई। अरे अमीर लड़का यूरी, तुम हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। उसने अपना गला साफ किया। मुझे बस कहीं आसपास जाना था, उसने जवाब दिया। इतनी जल्दी? हाँ। मैंने बस आह कहा। यूरी की सच में कुछ अजीब आदतें हैं। मैंने देखा कि वह बार बार साइड व्यू मिरर में देख रहा था। कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसने पीछे देखते हुए कहा। मैंने भी चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना सिर कैसे घुमाऊं। यूरी ने कार की स्पीड बढ़ा दी। क्या आप उन्हें जानते हैं? मैंने अचानक चिंतित होकर पूछा। क्या होगा अगर वो वही है जिसके पीछे वो पड़े हैं और मुझे बस इसमें घसीटा गया? मैंने तो बस लिफ्ट ली थी और अब मैं मुसीबत में पड़ सकते हैं। नहीं, यूरी ने संक्षेप में उत्तर दिया। कार थोड़ी धीमी हुई। उसी समय हमारे पीछे वाली कार ने हमें ओवरटेक किया और मैंने देखा कि वह कौन था। क्या यह वही है जो हमारा पीछा कर रहा है? मैंने पूछा। यूरी ने सिर हिलाया। कोई ब्लू आइज हमारा पीछा क्यों करेगा? जरूर उसका दिमाग खराब है और इससे बेहतर कुछ नहीं है। जिंदगी में क्या करना है? हम स्कूल पहुंचे और यूरी ने कार पार्क की। मैं बाहर निकला और वह भी। इतना भारी? तुम्हारे बैग में क्या है जो तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है? लंच बॉक्स मेरे, डेविड के, सियायन के और केफर द इडियट के, मैंने जवाब दिया। तुम केफर के लिए भी खाना क्यों ला रहे हो? क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि यह मेरा कर्ज चुकाने के लिए है? शायद उसे पहले से पता है कि मैंने पैसे उधार लिए थे। केफर के लिए है? क्योंकि वह चाहती है, किसी ने बीच में कहा। यूरी और मैं दोनों ने मुड़कर देखा। कीफर बेवकूफ है लगता है, वह भी अभी अभी यहां आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उसे ठीक किया, असल में यह कर्ज चुकाने के लिए है। कर्ज? यूरी ने पूछा। ओह, उसे अभी तक पता नहीं चला। मुझे लगा कि इस आदमी ने उसे पहले ही बता दिया है। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, केफर ने कहा और तेजी से हमारी बिल्डिंग की तरफ चल दिया। यूरी और मैं पीछे पीछे गए। जब हम क्लासरूम में पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। सियायन पहले से ही हमारे क्लासमेट्स के साथ मस्ती कर रहा था। हाय जय, उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं उन पर मुस्कुराया। देखा, अब हम दोस्त हैं। बेशक हमने जो कुछ भी झेला है उसके बाद। क्या मैं घमंडी हो रहा हूं? जैसे ही मैं बैठा, सी तुरंत बड़ी मुस्कान के साथ मेरे पास आया। क्या आपके पास चॉकलेट है? उसने पूछा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैंने जवाब दिया। सी ने मुंह बनाया, यहां तक कि पपी आइज भी बनाई। गरीब बच्चा। मैंने अपने बैग से एक निकाला और उसे दे दिया। दूसरे उपद्रवियों ने यह देखा और जाहिर है अफरा-तफरी मच गई। सर एल्विन को आने में थोड़ा समय लगा लगता है, उन्हें क्लास के लिए देर हो गई थी। सेक्शन ई, मैं आज किसी लेक्चर पर बात नहीं करूंगा, हम फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। त्योहार? सर लेकिन अभी तो बहुत समय है, हम इस बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं? मेरे एक क्लासमेट ने पूछा। सर ने समझाया, तारीख बदलने का चांस है, इसलिए अभी जल्दी है, हम इस पर बात करेंगे। मैसी की तरफ मुड़ा, जिसका मुंह अभी भी चॉकलेट से भरा हुआ था। सी, त्योहार क्या है? फिएस्टल, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। मुझे पता है, मेरा मतलब है, मुझे समझाओ। वह जवाब देने ही वाली थी, लेकिन उसका मुंह चॉकलेट से भर गया था। उसे देखकर मैंने अपना सिर खुजलाया और डेविड की ओर मुड़ गया। डेविड, त्योहार के बारे में बताओ। स्कूल फेस्टिवल? यह स्कूल में एक हफ्ते का सेलिब्रेशन है, इसमें स्पोर्ट्स फेस्ट, फूड स्टॉल और बूथ है, एक प्रोग्राम भी है। क्या होता है, यह स्कूल के जारी किए गए नियमों पर निर्भर करता है, उन्होंने समझाया। अच्छी बात यह है कि डेविड से बात करना आसान है, वह खाने में बिजी किसी से अलग है। क्या कोई नियम है? डेविड ने जवाब नहीं दिया, उसने बस सर की तरफ इशारा किया, जो अपने सामने कुछ पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने में बिजी थे। ठीक है, बूथ की संख्या हर सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर करती है। अभी कोई नहीं है। प्रोग्राम की बात करें तो हमेशा की तरह कभी न खत्म होने वाला पेजेंट है। हमें अभी पूरी डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन एक बात पक्की है, फ्रेया फिर से जीतेगी। क्या बकवास है? अगर ताज तो फ्रेया को ही मिलना है तो पेजेंट क्यों करना? कामों के लिए सेक्शन ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, बी स्पोर्ट संभालेगा, सी इंचार्ज है बूथ और डी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। जहां तक आपके सेक्शन की बात है, आपको रात के लिए असाइन किया जाएगा। फिर से शिफ्ट। सर के आखिरी शब्द थोड़े हिचकिचाहट भरे लग रहे थे।
नाइट शिफ्ट? मैंने पूछा, शायद थोड़ा ज्यादा जोर से, क्योंकि सर ने अचानक मेरी तरफ देखा। लेकिन दाऊद ने ही जवाब दिया, फेस्टिवल 1 हफ्ते तक चलता है, इसलिए इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए रात में सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि यह नियम है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फेस्टिवल में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी, सर ने जवाब दिया। और बेशक कचरा साफ करने के लिए, केफर ने गुस्से में कहा। केफर को लेकिन इससे सांपों का राजा और भी चिढ़ गया। यह नियम पहले भी बनाया गया था, तब डेविड प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब मैं हूं, कीफर ने विरोध किया। यह आदमी बहुत बदतमीज है। मैंने डेविड की तरफ देखा, उसकी भौहें तन गई थीं और मुट्ठियां भिंची हुई थीं। क्या ये दोनों फिर से लड़ने वाले हैं? आप क्या सुझाव दे रहे हैं? सर ने पूछा। हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको फेस्टिवल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। सर की बात सुनकर हमारी क्लास के शरारती बच्चों में तुरंत रिएक्शन आ गया, वे सब उसके खिलाफ है। चलो ऐसा मत करो, हम जाना चाहते हैं। मेरी मीका के साथ डेट है, मुझे रक्की का मैच देखने को नहीं मिलेगा। वहां बहुत सारी हॉट लड़कियां होंगी। खाना खाना। सर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। कीफर अब भी पहले की तरह जिद्दी था, मना कर रहा था। हमारे क्लासमेट्स की बात सुनो, मैं भी जाना चाहता हूं, मैं पहले कभी किसी फेस्टिवल में नहीं गया हूं, मैंने कहा। मैं जहां से आया हूं वहां हम इन इवेंट्स को इंतराम कहते थे, यह सिर्फ गेम्स और एक प्रोग्राम था, और मुश्किल से ही कोई गया क्योंकि ज्यादातर लोग घर पर रहना पसंद करते थे। कितना बोरिंग। नहीं, मेरा फैसला आखिरी है, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई टास्क नहीं, केफर ने कहा। कीफर की बात सुनकर उपद्रवी लगभग अपना आपा खो बैठे, लेकिन किसी ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। तुम पर यकीन नहीं होता, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मैंने कहा। और बस ऐसे ही पूरी क्लास चुप हो गई। घूरने का कॉन्टेस्ट शुरू हो गया था पार्टिसिपेंट्स में। और कीफर है, मैं बस इस सेक्शन को शर्मिंदगी से बचा रहा हूं। हम क्या चाहते हैं? क्यों, क्या तुम बेइज्जत होना पसंद करोगे? कीफर ने उपद्रवियों से पूछा। वे सब उसकी नजरों से बचते रहे। वे शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन वे जाना भी चाहते थे। फेस्टिवल? लेकिन आप फेस्टिवल में जाना चाहते हैं? मैंने उनसे पूछा। वे सहमत हुए। ठीक है, मैं तुम्हें चुनने देता हूं, कचरा इकट्ठा करो और शर्मिंदा हो जाओ, या बस कहीं और घूमो, कीफर ने पूछा। उन सब ने एक दूसरे को देखा, ऐसा लगा कि उनकी राय अलग अलग थी, लेकिन मैं भी सच में जाना चाहता था। मैंने पूछा, फेस्टिवल में मजे करेंगे या घर पर आराम करेंगे? उन्होंने फिर से बात करना शुरू कर दिया। मैं सच में जाना चाहता था, मैं इसके बारे में सोचकर ही एक्साइटेड हो रहा था। फेस्टिवल में अभी बहुत समय है, बोर्ड ने अभी तक तारीख भी अनाउंस नहीं की है, आपके पास अभी भी अपने फैसले के बारे में सोचने का समय है, सर ने कहा। कीफर अब भी मुझे गंदी नजर से देख रहा था, लेकिन जाहिर है मैं पीछे नहीं हट सकता था। सांपों का राजा बहुत परेशान करने वाला था। सफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आपको मजा आता रहे। सुबह त्योहार, रात में काम। मैं पहले से ही फेस्टिवल के लिए उत्साहित था। इन क्लास परसों तुम लोग एक रिपोर्ट बनाओगे, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अभी से अपने ग्रुप बना लो। मैं इसे जल्दी खत्म कर सकता हूं और इसे घर नहीं ले जाना पड़ेगा, मैडम ने कहा। ठीक है, उपद्रवियों ने उब भरे स्वर में उत्तर दिया। उन्हें कम से कम थोड़ा जोश तो दिखाना चाहिए, यह टीचर के लिए शर्म की बात है, वह सोच सकती है। हम सुन नहीं रहे हैं, लेकिन हम सच में सुन नहीं रहे हैं। क्या हमें डेविड के साथ टीम बना लेनी चाहिए? सीएन ने मुझसे पूछा। मैं डेविड की तरफ मुड़ा, पूछने ही वाला था कि क्या वह इसके लिए ठीक है, लेकिन वह किसी से बात कर रहा था। मैंने फिर से सायन का सामना किया। मुझे लगता है कि यह सिर्फ हम ही हैं। सीएन अचानक शरारत से मुस्कुराया। सिर्फ हम? मैंने उसे घूरा, वह हमारे बारे में कुछ अलग सोच रहा था। यह आदमी सच में अजीब है। ठीक से काम लो वरना पछताओगे, मैंने उसे चेतावनी दी। वह बस हंसा, ये बच्चा, सच में, लेकिन मैं उसे ऐसे ही रखना पसंद करूंगा, ना कि जब वह चुप हो और ऐसा बर्ताव करे जैसे वह दुनिया का बोझ उठा रहा हो। गक्कर रह लो, हो गया लंच टाइम, अपने छोटे मिनियंस को खिलाने का टाइम, बस मजाक कर रहा हूं। मैंने अपने बैग से केफर का लंच निकाला। बेशक उसका खाना स्पेशल है, इसलिए 150 पैसों का लंच इसके लायक है, नहीं तो यह शर्मनाक होगा। लगता है सांपों का राजा अब और इंतजार नहीं कर सका, वह अपना खाना लेने के लिए खुद ही मेरे पास आ गया। यही है? केफर ने पूछा। हाँ, तुमने क्या उम्मीद की थी? मेरे बैग के साइज का लंच बॉक्स। चलो मैं बस कन्फर्म कर रहा हूं, उसने कहा और मुझसे कंटेनर ले लिया। मैं अपने रोज के हैंगआउट स्पॉट के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन केफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यही खाओ, उसने आदेश दिया। नहीं, मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम सब वहां क्यों खाते हो? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। कीफर ने अपनी तरफ देखा और किसी को आने का इशारा किया। उसने उन्हें कुछ फुसफुसाया और वे तुरंत चले गए। मैं बस उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ पर नजर डाली जो अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए था। वह फिर से पागल जैसा बर्ताव कर रहा है। अचानक डेविड और सीएन अंदर आए। वे हमारे हैंगआउट में पहले ही चले गए थे। यूरी भी एक पेपर बैग लेकर अंदर आया। मीका और कैलिक्स हाथ पकड़कर पीछे पीछे आए। कितने प्यारे, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कैलिक्स ने कीफर से पूछा। केफर ने आखिरकार मेरा हाथ छोड़ा और उनका सामना किया। अब से कोई भी दूसरी मंजिल पर खाना नहीं खाएगा, सब यहीं खाएंगे, तुम सब भी। यूरी ने मेरी तरफ देखा और चुपचाप पूछा, क्या कुछ हुआ? डेविड भले ही कंफ्यूज था और सायन बस मेरे पास आया। क्या तुमने फिर से केफर से लड़ाई की? डेविड ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। चलो बस खाते हैं, सीएन ने सुझाव दिया। हमने टेबल को एक दूसरे से सटाकर फिर से लगाया। हमने मीका को भी हमारे साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि वह अजीब लग रही थी। हमारे आसपास के उपद्रवी बस देखते रहे, जैसे गिद्ध खाना छीनने का इंतजार कर रहे हों। कुछ तो लार भी टपका रहे थे। उफ, रेबीज, मजाक कर रहा हूं, यह तो बस हमारे सामने का खाना है।
हमारा खाना मीका के लंच चिकन फिलेट और कुछ फैंसी सॉस के मुकाबले बहुत सिंपल लग रहा था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मैंने यूरी को अपनी कुर्सी पर बैठे देखा, वह हमारे साथ आने में हिचकिचा रहा था। यूरी, यहाँ बैठो, मैंने उसे पुकारा और अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। उसने पहले कीफर को देखा और फिर चलकर आया। मैंने डेविड और सीआईएन को उनका खाना दिया। ऐसा लगा जैसे हम पिकनिक मना रहे थे। कितना शानदार। आप लंच में क्या लाए हैं? यूरी ने मुझसे पूछा। यह है, मैंने उसे अपना खाना दिखाते हुए कहा। फ्राइड चिकन के साथ कुछ सब्जियां भी थीं। मुझे नहीं पता था कि वे किस तरह की सब्जियां थीं। आंटी के घर की नौकरानियों ने उन्हें पकाया था। मैं बस खाने का इंचार्ज था। क्या आप खाना बदलना चाहते हैं? यूरी ने कहा। उसने अपने पेपर बैग से खाना निकाला। सुशी। मैं मुस्कुराई और जल्दी से उसे अपना लंच बॉक्स दिया। बदले में उसने मुझे सुशी का एक पैकेट दिया। वाह वाह सुशी। उम्मा, क्या हमें तुम्हारे क्लासमेट्स को भी कुछ नहीं देना चाहिए? मीका ने पूछा। उपद्रवियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इसे हमें ऑफर करें। हाँ, यह सही है। आगे बढ़ो, कुछ ऑफर करो। हम ना नहीं कहेंगे। कैलिक्स ने तुरंत उन्हें घूर कर देखा। चुप रहो। वे सब ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चे हों जिन्हें कैंडी नहीं मिली हो। सच कहूं तो हम ऐसे लग रहे थे जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हों। रेस्टोरेंट में हमारे आसपास के लोग भिखारियों जैसे लग रहे थे। वाह, मैं कितना कठोर लग रहा हूं। केफर अचानक एक कुर्सी लेकर मेरे पास आया। वह मेरे और सायन के बीच में घुस गया तो अब मैं उसके और यूरी के बीच में बैठा था। मान लो वह अकेले खाते हुए उदास लग रहा था। हम सब ने उसकी हरकतों से कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखा। हमें खाते हुए देख रहे शरारती लोग भी हैरान लग रहा था। जाए, मुझे भी इसमें से कुछ दो, सियान ने अचानक चुप्पी तोड़। बाद में मैंने जवाब दिया। केफर ने खाना शुरू किया तो हमने भी वही किया। मुझे बाद में पता चलेगा कि उसे क्या दिक्कत थी, लेकिन यह थोड़ा परेशान करने वाला था। जब हम खा रहे थे तो लोग हमें देख रहे थे। क्या उन्हें सच में घूरना था? किसी ने मेरे कंधे पर थपथपाया। मैंने देखा तो वह डेंजेल था जो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा था। चलो थोड़ा सा शेयर करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे शक से देखा। इस बीच एरेन पहले से ही सियान के खाने में से कुछ काट रहा था। कैलिक्स मीका के पास आ रहे लोगों को भगाने में बिजी था। वह अपने बारे में पूरी तरह से भूल गया था। अपना खाना जिसे पहले ही एक गिद्ध ने छीन लिया था। किट, एड्रिक्स और रोरी डेविड के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर रहा था। तभी मेरी नज़र फेलिक्स पर पड़ी। वह बस हमें देख रहा था और जब हमारी नजरें मिली तो उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर लीं। उसने अपने हेडफोन लगाए और अपना सिर टेबल पर रख लिया। वह मुझसे क्यों बचता रहता है? जाए, मुझे भी कुछ दो, डेंजेल ने मुझे पुकारा। क्योंकि मैंने पहले ही काफी खा लिया था इसलिए मैंने बाकी खाना उसे दे दिया। बाकी लोग तुरंत उसके पास आ गए। तुमने इसे क्यों दे दिया?